नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएम क्लासेस में। आज हम यहां पे देखने वाले हैं लूसेंट की बुक से टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस को पार्ट वाइज देखेंगे और 1 घंटे की हमारी क्लास रहेगी और इसको हम अलग-अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी क्लासें मिलें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लास में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वैसे तो आप लोगों को इसके लिए कुछ जानकारी पहले से ही है। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था में हुई थी, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है। और अगर बात करते हैं इस अवस्था को, तो इस अवस्था को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई पदार्थ नहीं था, सिर्फ ऊर्जा और मौलिक कण थे। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। इस विस्तार के दौरान कई घटना हुई। अब जैसे उसमें अलग अलग घटनाएं थी, तो ये सारी चीजें हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो आज हम जो देखने वाले हैं अपनी क्लास में, वो ब्रह्मांड के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर सही है, और अगर नहीं पता है तो आप देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न फर्स्ट, कि ब्रह्मांड का अध्ययन है। अब ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है अर्थोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो कॉस्मोलॉजी है। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोलॉजी इसका क्या है, एकदम राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन है क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी में कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर डी में सोडियम। अब आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है, जो कि सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दूसरे स्थान पे देखेंगे तो जो सेकंड प्लेस पे आता है वो अपना हीलियम आता है। कौन सा आता है, हीलियम आता है। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो सेकंड स्थान पे आता है वो क्या आता है, हीलियम आता है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहला जो आता है वो कौन सा, हाइड्रोजन, और दूसरे स्थान पे आता है जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है, हीलियम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, प्रश्न थर्ड में हमसे, कि 76 वर्षों के अंतराल पे, कब 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है। तो आपको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि जो 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, ए में हेली, बी में नेबुला, सी में मेखला, और डी में मंदाकिनी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है, हेली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। हेली एक ऐसा धूमकेतु है जो कितने वर्षों में दिखाई देता है, 76 वर्षों में दिखाई देता है। और अगर आपसे पूछे कि ये लास्ट कब दिखाई दिया था, तो ये 1986 में दिखाई दिया था। कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। तो इसका आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट करिए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत, क्या पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था। अभी हमने जब क्वेश्चन का स्टार्ट किया था तो हमने बताया था
कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था वो बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, उस सन की बात है कि कब किस सन में इसका किया गया था, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो चार ऑप्शन दिया गया है, 1965, 1966, 1967 और 1968। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो 1966। कब है? 1966। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 1966 है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमको इसका नाम भी पता होना चाहिए कि इसको किसने दिया था। तो ये एक शहर है जिसका नाम है, शहर भी कह सकते हैं और देश भी है, बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम के जॉर्ज, इनका नाम आप नोट करिए और इसको आप याद करिए, जॉर्ज लैमेंटर। कौन थे? जॉर्ज लैमेंटर। तो जॉर्ज लैमेंटर ही थे जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को बताया था। इसको आप नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? क्या पूछता है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, कि मतलब जो लगातार ब्रह्मांड बढ़ रहा है इस घटना को, तो इस घटना को कहते हैं बिग बैंग कहते हैं। तो ब्रह्मांड की जो प्रसार की घटना है इसको आप लिख लीजिएगा कि ब्रह्मांड में प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है कि ब्रह्मांड की आयु है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रह्मांड की आयु है, तो ब्रह्मांड की आयु कितना वर्ष है? 13.5 बिलियन, 13.6 बिलियन, 13.7 बिलियन, 13.8 बिलियन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 13.7 बिलियन एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। 13.7 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की क्या है? आयु है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा तो उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि ब्रह्मांड का व्यास, हमसे क्या पूछेगा? ब्रह्मांड का व्यास पूछेगा। अगर हमसे व्यास पूछता है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10 की, इसको आप नोट करिएगा, 10। ये क्या है? 10 है, 10 की पावर 8 है। कितना है? 10 की पावर 8। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। टेन की पावर 8। और अगर 10 की पावर 8 लिखा आता है इसके साथ में मात्रक भी रहता है प्रकाश वर्ष। क्या लिखा रहता है? प्रकाश वर्ष। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। तो आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो आप तुरंत इसका आंसर देंगे 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष इसका क्या है? व्यास है। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन। यही क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमसे ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है। क्या पूछा गया है? ब्रह्मांड का व्यास। तभी आपने देखा था ब्रह्मांड का व्यास क्या होता है? 10 की पावर 8। कितना होता है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका आंसर आपने इस क्वेश्चन में पहले ही देख लिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ 0 के पद में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपसे एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, ये किसके बीच की दूरी है? जो एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी,
तारों और ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं एक खगोलीय एकक औसत दूरी, तो यहाँ पे जो सूर्य और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है, सूर्य और पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहलाती है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन 8 में पूछा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है, पारसेक कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, सूक्ष्मदर्शी। इसका काफी बच्चों को आंसर पता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। तो आपको जिसका आंसर पता है आप कमेंट भी करते रहिए, जिससे पता चलता रहे कि आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरदर्शी, पारसेक। तो जिनको पता है बच्चों को जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। कौन सा है? पारसेक। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, पारसेक क्या है? एकदम इसका राइट आंसर है। पारसेक एकदम क्या है इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? वेग का है, दूरी का है, चाल का है, लंबाई का है? जल्दी से कमेंट करिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है? दूरी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और आप कॉपी में नोट करिए। आपसे अगर कभी पूछ लेता है कि एक पारसेक, आपसे क्या पूछता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर पता हो तो बताइए आप, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको आप नोट करिए। और यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, अब क्या पूछेगा? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? इसको भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष को नोट करिए आप कॉपी में। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। या आप और भी नोट कर लीजिए, अगर कभी आपसे मीटर में पूछ लेगा, किस में पूछ लेगा? मीटर में पूछ लेगा, तो मीटर में आप क्या बताएंगे वो आप नोट कर लीजिए। तो जब इसको आप मीटर में बताएंगे तो मीटर में आप इसको क्या लिखेंगे? तो आपसे जब भी कभी मीटर में पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ये किस में आंसर दिया जाएगा? मीटर में। तो दोनों आंसर आप क्या कर लीजिए? कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। तो हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 11 में आपसे पूछ रखा है कि सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य किसका केंद्र है? सौरमंडल का केंद्र है। इसको किसने कहा था? तो आप बताइए कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसे कहा था? लैमेंटर ने, कॉपरनिकस ने, टालमी ने, चंद्रशेखर ने? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, इसको किसने कहा था? इसको ऑप्शन नंबर डी, कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस। आपसे पूछे कॉपरनिकस कहाँ के थे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड के थे, जिन्होंने क्या कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ये आपको पता चल गया।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेकिन जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट कर दीजिए, और लगातार आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी किसका केंद्र है? ब्रह्मांड का केंद्र है। इसको किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, लैमेंटर, कापरनिक्स, टालमी, चंद्रशेखर। जल्दी से कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, इसको किसने कहा था? टालमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एकदम राइट आंसर है, टालमी ने कहा था। और टालमी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अमेरिका के थे। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि ब्लैक होल सिद्धांत दिया, मतलब ब्लैक होल सिद्धांत को किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, लैमेंटर, कापरनिक्स, टालमी, चंद्रशेखर। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था। तो ये एस चंद्रशेखर जी ने दिया था, जो अपने भारत के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अपने भारत के थे। इन्होंने ही दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, एस चंद्रशेखर ब्लैक होल सिद्धांत देने वाले थे। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। अब आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि आपको अभी बताया गया था कि जो हेली धूमकेतु है वो कब दिखाई देता है? वो 76 वर्षों में दिखाई देता है। अब आपको याद आ रहा होगा कि 76 वर्षों में दिखाई देता है। और अभी अंतिम बार जो दिखाई दिया था, कब दिखाई दिया था? तो हमने उसमें क्वेश्चन में बताया था 1986 में। अब हमसे पूछा है कि अब कब दिखाई देगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से अगर आप जोड़ भी लें तब भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ से 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करिए, जोड़ के बताइए तब भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होना है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 6, 6, 12, 8, 7, 15 और 1 16 और 9, 1, 10, 1, 1, 2, मतलब कितना? 2062। तो हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। इसका आंसर आपको पता चल गया, और इसके बारे में आप याद कर लीजिए। हेली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 वर्ष में दिखाई देता है। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया, और अब कब दिखाई देगा? 2062 में। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, हरा, काला, नीला, लाल, कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए जल्दी से। तो अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट आंसर। अब आपसे अगर आपसे एक आध दो क्वेश्चन और इससे संबंधित पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि तारे का रंग सूचक है, क्या पूछेगा? इसको आप कॉपी में नोट करिए क्वेश्चन। तारे का रंग सूचक है, सूचक है, किसका सूचक है तारे का रंग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ताप का। किसका सूचक है? ताप का। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन का काला, और तारे का रंग किसका सूचक है? ताप का। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि पृथ्वी से आकाश दिखता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है, ये बताना है। तो आप लोग पृथ्वी पे रहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। हरा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, लाल। पृथ्वी से कैसे दिखाई देता है? तो जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हमें आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि मंदाकिनी समूह है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मंदाकिनी जो है वो समूह है, ग्रहों का समूह है, तारों का समूह है, उपग्रहों का समूह है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो मंदाकिनी है वो किसका समूह है। अगर हम मंदाकिनी की बात करते हैं तो मंदाकिनी किसका समूह है? तारों का समूह है। किसका समूह है? तारों का समूह है, अरबों तारों का समूह है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगर आपसे कभी मंदाकिनी का नाम पूछा जाए तो मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, इसको आप कॉपी में नोट करिए, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। और अगर आपसे दुग्ध मेखला के बारे में पूछा जाए तो पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित हैं उसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। ये और भी इम्पोर्टेंट है क्या? यही चीज किसको आप कॉपी में नोट करिए कि पृथ्वी कौन स्थित है यहाँ पे? पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी तथा सौरमंडल, पृथ्वी तथा सौरमंडल, सौर मंडल, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस उपग्रह में स्थित हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। तो ये दुग्ध मेखला के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ से क्या क्या आपको बताया गया कि जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी क्या है? एक दुग्ध मेखला है। और दुग्ध मेखला क्या है? जिसमें पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं। मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह है। तो इतना आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि तारों का टिमटिमाना है कौन सी घटना है? इसको आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा। ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है और वैसे भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि तारों का टिमटिमाना है कौन सी घटना है? प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो इसका काफी बच्चों को आंसर पता है। तो तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। तारे कैसे टिमटिमाते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और अगर आपको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, चाहे वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाता है। तो ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। इसको भी आप जान लीजिए। इसका मतलब कि एक माध्यम ऊपर वाला पहला माध्यम है और नीचे वाला दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और जाना जैसे इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन चला ऐसे गया। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि तारों का सुंदर पैटर्न, आपसे क्या पूछा है? तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तो तारों का जो सुंदर पैटर्न है वो तारामंडल कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है, नभ मंडल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो तारों का सुंदर मंडल है वो क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट करिए। और जैसे अब आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाएगा, इसको भी आप कॉपी में नोट करिए। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि तारामंडल की संख्या कितनी है? क्या पहला क्वेश्चन पूछेगा? तारामंडल की संख्या कितनी है? तो आप तुरंत इसका रिप्लाई करेंगे। तारामंडल की जो संख्या है वो 89 है। कितना है? 89 है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे बड़ा तारामंडल, क्या पूछेगा? सबसे, को कॉपी में आप नोट करिए, सबसे बड़ा तारामंडल। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो आप तुरंत बताएंगे कि सेंटारस। कौन सा है? सेंटारस। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटारस। इसमें तारों की संख्या कितनी है? तो इसमें 94 तारे हैं। कितने तारे हैं? 94 तारे हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जो सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं। अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे
छोटा तारामंडल, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम उस पे बात करते हैं कि सबसे छोटा तारामंडल, तो इसको भी आप कॉपी में नोट करिए। सबसे छोटा तारामंडल, तारामंडल, तो सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो सबसे छोटा तारामंडल है वो हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा, कॉपी में नोट करिए। और दूसरी चीज, हाइड्रा में तारों की समूह कितना है? तो 68 है। कितना है? 68। जो सबसे बड़ा था उसमें कितने थे? 94 थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट हो गया कि जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम सेंटारस है, जो सबसे छोटा तारामंडल है उसका नाम क्या है? हाइड्रा है। उसमें कितने थे? 94 तारे थे, और इसमें कितने हैं? 68 तारे हैं। तो इसका पूरा आंसर आपको पता चल गया, और ये बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है, आकाश गंगा की खोज किसने किया? ये इम्पोर्टेंट आप लगाइएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश गंगा की खोज किसने किया? प्लूटो ने, चंद्रशेखर ने, कापरनिक्स ने, गैलीलियो ने। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि आकाश गंगा की खोज किसने किया था। अब यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट करिए। तो आकाश गंगा की जो खोज किया था वो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजों को हम जान लेते हैं कि आकाश गंगा की आकृति, सबसे पहले क्या पूछेगा कि इसकी आकृति कैसे है। नोट करिए आप कॉपी में, आकृति। तो जो इसकी आकृति है वो सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार है इसकी आकृति। अब आपसे पूछेगा आकाशगंगा की खोज, तो तुरंत बता देंगे गैलीलियो ने किया था। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी, आपसे क्या पूछेगा? निकटतम मंदाकिनी, तो आप क्या लिखेंगे? देवयानी। क्या है? देवयानी। सबसे निकटतम जो मंदाकिनी है वो कौन सी है? देवयानी है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, हम उस क्वेश्चन पे अपने आते हैं। जैसे अगर आपसे एक आध दो क्वेश्चन और पूछेगा ब्रह्मांड से रिलेटेड, तो जैसे आपसे पूछ लेता है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों, इसको आप कॉपी में नोट करिए कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है। तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेक्सी। इसको आप कॉपी में नोट करिए कि तारों के बड़े बड़े समूह को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और जिसका व्यास कितना होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। तो कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा ब्रह्मांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे एक क्वेश्चन और, जो कुछ क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण, क्या पूछेगा हमसे क्वेश्चन में? पूछेगा ब्रह्मांड का मौलिक कण। ब्रह्मांड का मौलिक कण, तो जो ब्रह्मांड का मौलिक कण होता है वो कौन सा होता है? तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिम्स बोसान। क्या होता है? हिम्स बोसान। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। हिम्स बोसान ब्रह्मांड का क्या होता है? मौलिक कण। और हिम्स बोसान को ही एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लिख रहे हैं, आप कॉपी में अपने नोट करिए। हिम्स बोसान को हम एक और नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल। किस नाम से? गॉड पार्टिकल। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो गॉड पार्टिकल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? बिग बॉस। इसको तो आप लोगों ने नोट किया था, इसको हमने बताया था। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा डिफरेंस हैं। और
आपसे कभी पूछ लेता है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है जो अभी नई नई मिली है, उसे हम कहते हैं ड्वार्फ। क्या कहते हैं? ड्वार्फ कहते हैं। नवीनतम मतलब नई मंदाकिनी का क्या नाम है? ड्वार्फ। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धूल और बादलों, क्या पूछेगा? ओ, धूल और गैसों के बादल क्या कहलाते हैं? क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप कॉपी में नोट करिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि धूल और गैसों के बादलों को क्या कहते हैं, तो उसको नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नेबुला कहलाता है। क्या कहलाता है? नेबुला या निहारिका के नाम से इसको जानते हैं। और आपसे पल्सर के बारे में कभी पूछ ले, पल्सर होते हैं तो ये तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे क्या कहलाते हैं? पल्सर कहलाते हैं। तो ये आज की अपनी क्लास थी जिसमें हमने ब्रह्मांड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा है कि भारत के कुल पड़ोसी देश, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं। तो हमें जो आज के क्वेश्चन में बताना है, हमको क्या बताना है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। अगर आपको जानकारी है कि भारत के कितने कुल पड़ोसी देश हैं तो आप जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमको आज जो क्वेश्चन में बताना है वो हमको क्या बताना है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर ए में 7 था, बी में 8 था, सी में 9 था और डी में 10 था। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा है। अगर हम बात करते हैं भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या तो ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है? राइट आंसर। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत के कुल स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि ऐसे स्थान से जैसे जहां पे जल नहीं होता है, जहां पे स्थल रहता है, जमीन रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलीय सीमा कहते हैं। तो स्थलीय सीमा से भारत में कुल कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हैं? ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 9 और ऑप्शन नंबर डी में 10। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। वो हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो हम उनका सबसे पहले उनका हम नाम जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला नाम है वो क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो आप लिख लीजिए जो क्वेश्चंस जो आ जा रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं, जो नहीं आएगा उसको बोल दिया जाएगा, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो अफगानिस्तान है। तीसरे की बात करते हैं तो हमारे पास चीन है। लिख लीजिए। चीन के बाद नेपाल है। नेपाल के बाद भूटान है। भूटान के बाद म्यांमार है और एक हम यहां लिख दे रहे हैं बांग्लादेश। लिख लीजिए। बांग्लादेश। तो आपका इसका आंसर समझ में आ गया होगा। कितने देश हमारे पास हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसका जो एकदम आंसर राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम राइट आंसर। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये जो देश अलग से बताए गए इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी जानकारी के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि भारत के कुल जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत के कुल जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4 और ऑप्शन नंबर डी में 5। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो जल एवं स्थल सीमा से लगे जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी संख्या कितनी है, 3 है। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि वो देश का नाम कौन कौन सा है। तो जो हमारे पास पहला देश है उसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। नोट करिए कॉपी में, नंबर 1 पे हमारे पास है बांग्लादेश। नंबर अगर सेकंड की में बात करते हैं, सेकंड में कौन है, तो नंबर सेकंड पे हमारे पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 3 पे है वो म्यांमार है। वो कौन सा है, म्यांमार है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन से 3 देश हैं। तीनों देशों का नाम भी लिख दिया गया, तो कॉपी में इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रखा है कि भारत के कुल जल सीमा से लगे पड़ोसी देश। अब आपको क्या बताना है कि भारत के जो जल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि भारत के जो जल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत के जल सीमा से लगे पड़ोसी देश, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत के कुल जल सीमा से लगे पड़ोसी देश। तो आपको याद था कि भारत से लगे कुल पड़ोसी देश कितने थे, 9, और 9 में से जिसमें से 7 स्थलीय सीमा से लगे थे, और अब कितने देश बचे, 2 देश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है इसका राइट आंसर। बट इसका आपको नाम पता होना चाहिए कि इस कौन कौन से देश हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। पहला जो देश है वो श्रीलंका है। कौन सा देश है, श्रीलंका है। और अगर दूसरे देश की बात करते हैं कि दूसरा कौन सा देश है, तो दूसरा म्यांमार है। कौन सा देश है, म्यांमार। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपको इसका आंसर पता चल गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमसे पूछा था कि जो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ में है, बांग्लादेश के साथ में है, नेपाल के साथ में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चारों में से किसके साथ में है। अगर हम बात करते हैं भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है वो बांग्लादेश के पास है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट आंसर। इसका आंसर आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है, एकदम राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। अब हमसे भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा पूछा है। अब देश यहाँ पे दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो किसके साथ है, जल्दी से कमेंट करिए। तो जो भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम राइट आंसर। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में अरुणाचल प्रदेश। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका क्या है, राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिपुरा क्या है, इसका एकदम राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर श्रीलंका क्या है, एकदम इसका राइट आंसर है। ये निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। अगर इसके बाद दूसरे स्थान पे बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। कौन सा देश है, इंडोनेशिया। ऑप्शन में लिखा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए।
इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे नंबर पे है जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। 9 में कोई पूछ रखा है कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही है। बांग्लादेश सही है कि श्रीलंका सही है, नेपाल सही है कि पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, तो हमारे पास इस चारों में से बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और पूर्व में एक स्थित देश है जिसका नाम क्या है, म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। इसको आप कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए। तो म्यांमार भी भारत के किस दिशा में स्थित है, पूर्व में स्थित है। अब हम आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश हैं। कहां पे, भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश हैं। ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के पश्चिम में स्थित हैं। तो अगर यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, पाकिस्तान, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है उसको आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या है, राइट आंसर। तो हमने अभी तक किसके किसके बारे में पढ़ा, पूर्व के बारे में पढ़ा। पूर्व में कौन कौन सा है, बांग्लादेश, म्यांमार है। और पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में पाकिस्तान है। अब हम आते हैं आगे उत्तर और दक्षिण में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश। अब आपको कहां बताना है, उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करिए कि भारत के उत्तर में स्थित कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत के उत्तर में जो पड़ोसी देश है वो नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है। अब लेकिन आप कहेंगे कि सर कुछ और देश हैं, तो उनका भी नाम बता देते हैं। तो यहाँ पे भूटान है। कौन सा देश है, भूटान है। कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि भूटान भी कहाँ स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। भूटान के साथ में अपना चीन, अपना चीन जो हमेशा जो है फुदकता रहता है लेकिन अपने देश का कुछ नहीं कर पाता है, वो कौन सा देश है, चीन है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश है। तो भारत के अगर दक्षिण में बात करते हैं, तो दक्षिण की बात करते हैं तो हमें पता है ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हमारे पास कौन सा सही आंसर है, हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका एकदम इसका क्या है, राइट आंसर है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कहाँ पे स्थित, भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में जानते हैं, जहां पे राम भगवान जहां पे गए थे और रावण को मार के सीता जी को लाए थे, उसी वहीं श्रीलंका स्थित है। तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा रामायण में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश था कौन सा था, बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित जो देश था उसका नाम क्या था, पाकिस्तान था। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा था, नेपाल, भूटान एवं चीन था। और अगर भारत के दक्षिण में स्थित देश की बात करते हैं तो श्रीलंका था। तो ये क्वेश्चंस का आपको आंसर याद हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत और नल्ले पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, इसको आपको बताना है। कौन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी में मैकमोहन, ऑप्शन नंबर सी में डूरंड और ऑप्शन नंबर डी में नियंत्रण रेखा। अब इसमें चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है। तो ये जो हमारे पास बीच की सीमा रेखा है, ये क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछ लेता है। कभी हमसे भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछता है, तो कभी हमसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के, या कभी भारत चीन के बीच में। तो आज हम पूरा इसको क्लियर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उस कौन सी है, रेड क्लिफ है। कौन सा है, रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम राइट आंसर। अगर हमसे डेट कभी पूछ लेगा तो हम डेट इसको लिख लेते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था। तो इसका आंसर पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसे भी आपको पता है कि हमेशा
लाल पीला मचा रहता है। लाल पीला का मतलब ये होता है कि हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो यहाँ से हम ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। रेड क्लिफ, रेड मतलब लाल होता है, तो हमेशा लाल पीला मचा रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड मतलब लाल, तो लाल हमेशा लड़ाई होती रहती है भारत पाकिस्तान से, तो ये रेड क्लिफ इसका क्या है? राइट आंसर। तो ऐसे आपको याद हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। अब हमसे क्या पूछ लिया? भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में पूछा है। तो अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, डूरंड है, नियंत्रण रेखा। अब आपको कमेंट करके बताना है चारों में से कौन सा आंसर सही है। रेड क्लिफ है कि मैकमोहन है कि डूरंड है कि नियंत्रण रेखा है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, वो उसका क्या नाम है? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और इसका अगर निर्धारण की बात करते हैं तो इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 27 अप्रैल को हुआ था। अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो मैकमोहन मोहन रेखा है वो कब कहाँ पे हुआ था इसका, तो 1914 में शिमला समझौता हुआ था। कहाँ पे? 1914 में शिमला में ये समझौता हुआ था। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, इसका क्या आंसर है? 1914 में शिमला में। और अगर हमसे वही इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमसे पूछा था कि ये कब हुआ था, इसमें भी आप सन लिख लीजिएगा 1947 में, 1947 में। इसका दोनों का आंसर आपको पता चल गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, कभी कभी पूछता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में रेड क्लिफ, बी में मैकमोहन, सी में डूरंड, डी में नियंत्रण रेखा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? डूरंड रेखा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट आंसर। इसका निर्धारण कब हुआ था ये भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। ये इसका क्या है? एकदम राइट आंसर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम, युद्ध विराम रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा खींची गई है जिसके इधर ना तो भारत वाले जाएंगे और ना उधर से पाकिस्तान वाले आएंगे, तो उसे हम युद्ध विराम रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, नियंत्रण रेखा। अब आप कमेंट करके बताइए कौन सी है। तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है एलओसी। क्या सुना है? एलओसी। यही हमारे पास कौन सी रेखा है? नियंत्रण रेखा। ऑप्शन नंबर डी, एलओसी यही है। यही हमारा क्या है? इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। हमसे यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जिसके लिए लगातार विवाद भी होता रहता है। लगातार जब भी कभी देश में मीटिंग होती है और देशों के साथ में, तो इसका हमेशा मुद्दा भारत की तरफ से उठाया जाता है कि जो एक एरिया है जिसको हम कहते हैं पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। पीओके के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है जबकि पाकिस्तान के कब्जे में है, और इसके लिए हमेशा विवाद होता रहता है। तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है किसका? भारत का है। चार ऑप्शन है, कश्मीर, जम्मू, पीओके, पठानकोट। तो हमने अभी इसके बारे में बताया कि एक पीओके जिसको हम क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान में है लेकिन है अपना अपने भारत देश का हिस्सा है, और जिसको हमको लेना है और इसे हम लेके रहेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में है जिसको हमको लेना है, तो ये अपने देश का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि जो नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा के बारे में अभी हमने पढ़ा था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो नियंत्रण रेखा के बारे में पढ़ा था जिसका नाम क्या था? एलओसी था। क्या था? एलओसी। ठीक है ना? तो अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि जो नियंत्रण रेखा है उसका निर्धारण कब हुआ, सन हमसे पूछा है। चार ऑप्शन दिए हैं, 1970, 1971, 1972, 1973। जल्दी से कमेंट करिए आपको पता है तो कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे 1972, 1972 क्या है? एकदम राइट आंसर है, शिमला समझौता। कौन सा समझौता? इसको भी आप कॉपी में नोट करिए कि शिमला समझौता के तहत 1972 में ये कहा गया था कि कोई भी देश अपना इसके आगे नहीं बढ़ेगा।
तो ये हमारा शिमला समझौते में ऐसा हुआ था जो 1972 में हुआ था। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है आदम का पुल स्थित है। हमसे क्या पूछा है? आदम का पुल स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत चीन। अब आप कमेंट करके बताइए। तो एडम ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा। आदम का पुल की बात करते हैं तो ये किसके बीच में बना था? भारत और श्रीलंका के बीच में बना था। किसके बीच में बना था? भारत और श्रीलंका के मध्य में ये बना हुआ था। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदम का पुल तो ये किसके बीच में बना है? भारत और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है किसको जोड़ता है? भारत पाकिस्तान को, भारत बांग्लादेश को, भारत श्रीलंका को, भारत चीन को। जल्दी से कमेंट करके बताइए 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत और किसको जोड़ता है? जो हमारे पास भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, किसके बारे में हमसे पूछ रखा है कि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड मैकाले और चौथा जो ऑप्शन है वो लॉर्ड चार्ल्स वुड है। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो हमारे पास मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो अब्दुल कलाम आजाद जी थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? भारत ने जो शिक्षा नीति की घोषणा की थी कब की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1966, 1967, 1968 और 1969। तो आपको कमेंट करके बताना है चारों में से कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी 1968 है ये इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी वो 1968 में हुई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? कौन सी शिक्षा का? अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रेले, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और चौथा है चार्ल्स वुड। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात था उसको किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका क्या है? एकदम राइट आंसर। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड मैकाले है। और वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये कंटिन्यू क्लास चल रही है जिसमें आपको जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं। अभी बहुत जल्दी साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो ग्रुप डी रेलवे के लिए या एनटीपीसी में जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे खोला गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन रूस, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन चीन और चौथा ऑप्शन भारत। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मुक्त विश्वविद्यालय की बात किया गया है कि विश्व में कहाँ खोला गया था। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि जो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वो कहाँ खोला गया था? भारत का क्या? विश्व का। इसमें जो सही आंसर होना है वो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड।
इंग्लैंड क्या है, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड में जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वो इंग्लैंड में खोला गया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अब अपने भारत की बात किया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम, क्या पूछा है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया था। जिसको हम ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1981, 1982, 1983 और 1984। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चारों में से कौन सा आंसर सही है। आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि जो देश का प्रथम विश्वविद्यालय, जो प्रथम देश का मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था, उसका नाम सबसे पहले आप लिख लीजिए कि उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अगस्त को। डेट भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, 26 अगस्त 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 1982 को। तो आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि जो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया था, 1982 में, और उसका नाम क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। और ये डेट क्या थी, 26 अगस्त। कब थी, 26 अगस्त 1982 में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया है। जो अलग से जानकारी दी जाती है उसको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी। किस आयोग की, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1880, 1881, 1882, 1883। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं हंटर आयोग की, तो इसके बारे में तब तक हम कुछ जानते हैं, आप कमेंट करके बताते रहिए कि हंटर आयोग की जो शुरुआत किया गया था वो शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। अगर कभी एग्जाम में आता है कि हंटर आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, तो शिक्षा में सुधार के लिए। और इसको किया किसने था, अगर शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी सरकार ने किया था। किसने किया था, अंग्रेजी सरकार ने। तो इसको अंग्रेजी सरकार ने इसका शुरुआत किया था। अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग की शुरुआत शिक्षा में सुधार करने के लिए किया था। तो और कब किया था, ये 1882 में किया था। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अगर हम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के नाम के बारे में जाने, तो हम एक नाम सुने हैं जिसको कहते हैं इग्नू। क्या कहते हैं, इग्नू। तो इग्नू को हम इसी नाम से जानते हैं, इग्नू के नाम से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा 1982, और तीसरा 1985 और चौथा 1984। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है। तब तक हम क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में इग्नू कहते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है, ये अपना नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कॉपी में आप इसको भी नोट कर लीजिए कि कहाँ पे स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये 2 चीजें इसके बारे में बताई गई। और अब हम आते हैं इसके आंसर पे। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 क्या है, एकदम इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया कि 1985 क्या है, राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि सैंडलर आयोग, कौन से आयोग की बात किया है, सैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी। किस आयोग की बात किया है, सैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। जो पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा है 1917, तीसरा है 1918 और चौथा है 1919।
तो अब इसमें से चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कि कौन सा इसका सही आंसर है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो जो इसका राइट आंसर है वो 1917 है। 1917, तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए 1917 इसका क्या है राइट आंसर। जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताते भी रहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। और अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हमारे पास चार ऑप्शन है, 1960, 1961, 1962, 1963। जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो हम तब तक क्वेश्चन के बारे में जाने कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मतलब है एनसीईआरटी। किसकी बात है? एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो जो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी वो हमारा 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, क्या पूछा है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1986, 1987, 1988, 1989। अब आपको चारों में से कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1988। 1988 क्या है इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रखा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। क्या पूछा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, 1985 से 1986, 1987 से 1988, 1988 से 1989 और 1989 से 90। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, 1987 से 1988। ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर है, 1987 से 1988। कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1920, 1921, 1922, 1923। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर हमसे विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। किसने किया था? इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और कब किए थे? 1921 में किए थे। कब किए थे? 1921 में किया था। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कौन से आयोग की? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है इसका गठन कब हुआ था। इसके गठन की बात करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1900, 1901, 1902, 1903। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो 1902 है। कौन सा? 1902 एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था। क्या पूछा गया है? राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था। चार ऑप्शन है, 1942 से 1943, 1943 से 1944, 1948 से 1949 और 1946 से 1947। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो राधा कृष्ण आयोग के गठन करने की क्या आवश्यकता थी? तो अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो चुका था, अपना देश आजाद हो गया था, तो उस समय अपने देश में शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसमें सुधार करने के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो था शिक्षा में सुधार करना। क्या करना? शिक्षा में सुधार करना। इसको कॉपी में आप नोट करिए, शिक्षा में सुधार। इसका गठन करने का मेन कारण था, जो मेन रीजन रहा, वो शिक्षा में सुधार करना था। सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया। किस सन में किया था? 1948 से 1949 में। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि राधा कृष्णन आयोग का जो गठन हुआ था वो शिक्षा में सुधार के लिए हुआ था, और किस सन में हुआ था? 1948 से 1949 में हुआ था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि भारत ने, हमसे क्या पूछा है? भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर, क्या पूछा है? आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है, 1950, 1951, 1952, 1953। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वप्रथम भारत में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना, इसमें से चारों में से आपको बताना है। कमेंट करिए जल्दी से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि 1951 क्या है? एकदम राइट आंसर है, 1951 में हुई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और लगातार ये एग्जाम में आता रहता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, तब तक हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो इसी चारों में से आपको बताना है कि इसे कहा जाता है। इसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अगर कभी हमसे पूछा है कि भारत सरकार के सामने जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1854 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्या कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम इसका राइट आंसर है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और 1854 में पेश किया गया था। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं, ये कब हुई, यहाँ पे कब हुआ था, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 1800, 1801, 1802, 1803। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। तब तक हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में, कि जो लॉर्ड विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना लॉर्ड, इनका नाम आप कॉपी में नोट करिए, इनका नाम बता रहे हैं, लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है इनका? लॉर्ड वेलेजली, इनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। और कहां पे इसकी स्थापना हुई थी? कोलकाता में। कहां पे हुई थी? कोलकाता में। इसको भी आप कॉपी में नोट करिए, कोलकाता में हुई थी। और किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किस सन में किया था? 1800 में। कब किया था? 1800 में। तो 1800 क्या है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कहां पे किया था? कोलकाता में किया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है कि जामिया मिलिया इस्माइलिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, 1922, 1921, 1920 और 1919।
अब आपको इसमें चारों में से कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर सही है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि हमारे पास जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। तब तक हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा, उनका नाम लिख लीजिए, मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस सन में? 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920। ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम, शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कब लागू हुआ था, किस सन में लागू हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। इसका आप आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। चार ऑप्शन है 2008, 2009, 2010, 2011। जो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल, क्या है? 1 अप्रैल 2010। 2010 क्या है एकदम राइट आंसर है। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो आपको क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने हमसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है कब मनाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है 8 नवंबर, दूसरा है 9 नवंबर, तीसरा है 10 नवंबर, चौथा है 11 नवंबर। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जो हमारे पास 11 नवंबर है, 11 नवंबर एकदम क्या है इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सौरमंडल के खोजकर्ता, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सौरमंडल के खोजकर्ता हैं। अब इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या दिख रहा है? कॉपरनिकस दिया गया है, बी में केपलर दिया गया है, सी में एस चंद्रशेखर दिया गया और डी में बोरे दिया गया। तो ये अपने पास चार ऑप्शन है। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस एकदम इसका क्या है राइट आंसर है, कॉपरनिकस। तो सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? कॉपरनिकस है। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता रहे उसको कमेंट करिए और इसका आंसर आप जान लीजिए कि पहले वाले का जो आंसर है कॉपरनिकस इसका एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, मतलब वो कौन थे जिन्होंने ग्रहों के गति के नियम को दिया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपरनिकस, केपलर, एस चंद्रशेखर और बोरे। जल्दी से कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक, तो ऑप्शन नंबर बी केपलर जो है एकदम इसका क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर है, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8 और ऑप्शन नंबर डी में 9। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या, तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है कौन सा है। तो नंबर 1 शनि, नंबर 2 बृहस्पति, 3 में बुध और डी में शुक्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। बृहस्पति क्या है एकदम राइट आंसर है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है।
तो यहाँ पे जो सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। ऑप्शन नंबर ए क्या है एकदम इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए शनि क्या है एकदम इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे ऑप्शन हमसे दिया गया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में शनि, ऑप्शन नंबर बी में बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी में बुध और ऑप्शन नंबर डी में शुक्र। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे बात अगर हम करते हैं कि सबसे जो छोटा ग्रह है कौन सा ग्रह? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध। बुध को हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। हमसे क्या पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए में शनि, ऑप्शन नंबर बी में बृहस्पति, सी में बुध और डी में शुक्र। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बुध। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बुध। बुध एकदम इसका राइट आंसर है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है, कौन सा तारा है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा, 4 ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र। तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे निकट स्थित तारा है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य का निकटतम तारा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में शनि, बी में वरुण, सी में मंगल और डी में प्रोक्सिमा सेंचुरी दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जल्दी से कौन सा आंसर सही है कमेंट करिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है कि सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शनि और वरुण, ऑप्शन नंबर बी में है मंगल शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी में है बुध और बृहस्पति। तो आपको बताना है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सही है वो हम बात करते हैं शुक्र व मंगल। तो शुक्र व मंगल ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। तो 11 का बी नंबर एकदम सही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। क्या पूछा है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में शुक्र, ऑप्शन नंबर बी में वरुण, सी में शनि और डी में अरुण। इसका जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसमें सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वरुण। वरुण क्या है एकदम इसका राइट आंसर है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। क्या पूछा है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है शुक्र, वरुण, शनि, अरुण। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात करते हैं तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हमारे पास कौन सा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। कौन सा है? शनि। और इसमें कितने उपग्रह हैं? 82 हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि लेटा हुआ ग्रह है। क्या पूछा है? लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह में शुक्र है, वरुण है, शनि है, अरुण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे जो लेटा हुआ ग्रह है वो कौन सा है? अरुण। अरुण एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। अरुण एकदम इसका क्या है राइट आंसर। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। पूछा है लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। ऑप्शन ए में शुक्र, बी में वरुण, सी में शनि और डी में अरुण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे सर्वाधिक गैसों से घिरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अरुण। अरुण क्या है एकदम इसका राइट आंसर है।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रखा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। हमसे क्या पूछा है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन है, शुक्र, बी में वरुण, सी में शनि, डी में अरुण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगर हम बात करते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शनि क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद कर लीजिएगा। हमसे पूछा है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता। क्या क्वेश्चन में पूछा है? पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन, शुक्र, वरुण, शनि, अरुण। कमेंट करिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र क्या है एकदम इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18 में पूछा है भोर या सांझ का तारा कहते हैं। भोर या सांझ का तारा कहते हैं किसे कहते हैं? शुक्र है, वरुण है, शनि है, अरुण है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भोर या सांझ का तारा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र क्या है एकदम राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि सबसे छोटा उपग्रह है। 19 में क्या पूछा है कि सबसे छोटा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए में शुक्र है, बी में वरुण है, सी में डीमोस है और डी में वीनस है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटे उपग्रह की बात करते हैं तो डीमोस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम इसका राइट आंसर है, डीमोस। डीमोस एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रखा है कि फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं। मतलब फोबोस और डिमोस ये किसके उपग्रह हैं? शुक्र के हैं, वरुण के हैं, मंगल के हैं, वीनस के हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी क्या है एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पे मंगल, मंगल एकदम क्या है राइट आंसर है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज आपने देखा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हमने आज पार्ट सेकंड को देखा, और पार्ट सेकंड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने लूसेंट का पार्ट सेकंड देखा, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस के अलग अलग पार्टों को एक साथ कवर किया, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक से उठाए गए हैं। तो ये हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले आप पार्ट फर्स्ट भी देख लें, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो हमारे पास ये 4-5 पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे और पूरा आपको देख के नोट कर लेना है, और ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में बनते रहते हैं। तो अब हम मिलते हैं नई क्लास में, पार्ट थर्ड में। तब तक आप बने रहिए और लगातार क्वेश्चंस को देखते रहिए और चैनल पर विजिट करते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।